बंद हो गया? रिद्धिमा ने इतनी तेज आवाज में कहा कि उसकी आवाज पूरी लिमोजिन में गूंजने लगी। इसके बाद उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 20 मिनट से भी ज्यादा समय के लिए वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे और इसके बाद वो एक ऐसी बंद रोड पर पहुंच गए जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रात के ऑलरेडी 7:30 बज चुके थे और आफ्टर पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। फैशन वीक का एंड सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे बड़े ब्रांड अपनी खुद की पार्टी थ्रो करते हैं ताकि वो अपने शो की सक्सेस को सेलिब्रेट कर सके। हालांकि रिद्धिमा को वो सारी पार्टी अटेंड करने में बहुत मजा आता, लेकिन उसके पास ना तो इतना टाइम था और ना ही इतना पैसा। इसीलिए उसने 2 पार्टियों को अटेंड करने के लिए सिलेक्ट किया। वो दोनों ऐसी पार्टी थी जो कि उसे आगे जाकर फायदा देने वाली थी। पहली पार्टी 7:30 पर शुरू होने वाली थी और दूसरी 8:30 पर शुरू होने वाली थी। रिद्धिमा ने पहली पार्टी में सिर्फ 2 घंटे बिताने के ही सोचे थे और इसके बाद वो दूसरी पार्टी अटेंड करने के लिए निकलने वाली थी। इसी तरह वो दूसरी पार्टी में भी 2 घंटे ही रहने वाली थी और इसके बाद घर लौटने वाली थी। उसे लगा ऐसा करके उसे ज्यादा थकान नहीं फील होगी। 7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद अब उसके अंदर इससे ज्यादा करने का स्टैमिना नहीं बचा था। मैडम, मुझे इस रोड से गाड़ी वापस लेकर दूसरी रोड से आना होगा और ऐसा करने में हमें होटल पहुंचने में 20 मिनट और लगेंगे, ड्राइवर ने बड़ी इज्जत के साथ रिद्धिमा को बताते हुए कहा। और 20 मिनट? चुपचाप हमें 10 मिनट में वहां पहुंचाओ, वरना मैं तुम्हारी कंपनी से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी, रिद्धिमा ने डिमांड करते हुए कहा। 20 मिनट और? असल में वो सबको अपने शानदार गाउन के साथ रेड कारपेट पर हैरान करने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अगर वो 20 मिनट और लेट हो जाती तो वो अच्छी तरह जानती थी कि वहां पहुंचने के बाद उसे कोई भी वेलकम करने के लिए बाहर नहीं खड़ा होगा। हर कोई अंदर जा चुका होगा और खुद को एंजॉय कर रहा होगा। मैडम, हम अभी भी आधे रास्ते में ही हैं। सिटी के दूसरे तरफ जाने के लिए 10 मिनट बहुत कम है, ड्राइवर ने बड़े पेशेंस के साथ समझाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर 15 मिनट ले लो, मुझे वहां पर किसी भी तरह 8 बजे के पहले पहुंचना है, रिद्धिमा ने ड्राइवर से डिमांड करते हुए कहा और इसके बाद हेमंत को रोड पर हुई देर के बारे में मैसेज से बताने लगी। इसी दौरान सिमरन और फरहान ऑलरेडी पार्टी में पहुंच चुके थे। वो इस समय होटल के मेन इवेंट हॉल में पहुंच चुके थे। वो खुद को एंजॉय कर रहे थे और फेमस मॉडल्स और डिजाइनर्स के साथ बातें करने में बिजी थे। जैसे जैसे सिमरन वहां पर मौजूद लोगों के साथ घुलने मिलने में बिजी हो गई थी, जिन जिन के बगल से वो गुजर रही थी उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सबके थ्रू फील करी जा रही थी। उसकी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी से भरी वीट वाले ड्रेस पर छोटे छोटे जेम्स बड़ी बारीकी से लगे हुए थे और वो शांडलर की लाइटिंग में बड़ी खूबसूरती से चमक रहे थे। वो ड्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सिमरन को इस ड्रेस के लिए फरहान को थैंक यू कहना चाहिए था। दरअसल उसने ये ड्रेस और बाकी सारी ड्रेसेस स्पेशली फैशन वीक के लिए सिमरन के लिए डिजाइन की थी। हालांकि ये ड्रेस अपने आप में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसमें इसे पहनने वाले को ओवर शेडो ना करते हुए उसे और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। बहुत सारे लोग जो वहां पर खड़े होकर सिमरन को देख रहे थे, उसके एलिगेंस और ग्रेस को देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। आखिरकार अगर कोई ड्रेस सिमरन ने पहनी है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उस ड्रेस की फ्री में एडवर्टाइजिंग हो रही थी। और क्योंकि वहां के बहुत सारे डिजाइनर्स यूरोप और मुंबई से आए थे, तो उनके लिए सिमरन को जानना बहुत स्वाभाविक था। जब सिमरन खुद चलकर इन नए डिजाइनर के पास अपने आने वाले मॉल के बारे में बात करने गई, तो उन लोगों ने उसकी तरफ काफी सपोर्ट दिखाया। इसी के साथ उन्होंने मॉल में भी काफी इंटरेस्ट दिखाया। उनके सपोर्ट के रिटर्न में सिमरन ने उनसे उनके आने वाले प्रोजेक्ट में दिल खोलकर पैसा लगाने की बात की। वो सारे डिजाइनर सिमरन को देखकर बहुत खुश और हैरान दोनों हो रहे थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि सिमरन मुंबई की एक जानी मानी अकॉम्प्लिश्ड इंसान थी। वो खुद में पूरी थी। उस जैसे किसी इंसान के साथ कोलैबोरेशन करना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद और प्रॉफिट पहुंचाने वाला होता। जबकि सिमरन अपने आप को एंजॉय कर रही थी, वहां पर खड़े 2 लोगों ने उसे सिमरन कपूर के तौर पर पहचान लिया और वो उसकी तरफ तीखी निगाहों से देखने लगे। उनमें से एक हेमंत का एक फ्रेंड था जिसने सिमरन को बार में भी पहचान लिया था। उसका नाम दीपक था और वो हेमंत का बिजनेस पार्टनर था। और दूसरा आदमी सिंघानिया परिवार का वारिस ध्रुव सिंघानिया था। क्या तुम्हें इस बात को लेकर यकीन है? ध्रुव सिमरन को देखते ही अपनी आईब्रोज को हिलाते हुए बोला। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो आदमी जो उसके बगल में खड़ा है वो जरूर उसका बॉयफ्रेंड है। वो वही है जिसने हमें पिछली बार उस बार से बैन करवा दिया था, दिलीप ने कहा। इसके बाद वो कहने लगा, क्या ये वो नहीं है जो हेमंत को लुभाने में और उसके बिस्तर में घुसने की स्कीम बनाकर उसकी होने से चूक गई? अब उसकी तरफ देखो।
कितनी बेशर्म है ये सबसे मुस्कुराकर इस तरह बातें कर रही है जैसे कि हमारी दुनिया से ही बिलोंग करती हो। आखिर ये गिल परिवार का हिस्सा कैसे बन गई? ध्रुव ने दिलीप से पूछा। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो सिंघानिया परिवार का फिलहाल का वारिस था और उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बुआ लीना ने सिमरन और उसकी माँ के साथ पास्ट में क्या क्या किया था। यहाँ तक कि इतने सालों में उसने उनकी चालाकी और दरिंदगी साफ साफ कई बार देख ली थी। अब क्योंकि सिमरन इतनी सक्सेसफुल हो गई थी, इसीलिए लीना उससे डरती थी कि कहीं वो उसे और उसके सिंघानिया परिवार को टारगेट ना करे। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने किसी से कहकर उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करवाया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को पता चले कि मैंने किसी इतनी पावरफुल इंसान को ऑफेंड किया है, वरना मेरी माँ मुझे कहीं बाहर छुपने के लिए भेज देगी। मुझे बस इतना पता है कि उसकी नानी गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन थी और अब उनके ना रहने पर यह कंपनी उसकी हो गई है, दिलीप ने समझाते हुए कहा। मैंने गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में काफी कुछ सुना है। ध्रुव ने ऐसा कहते हुए सिमरन की तरफ अजीब निगाहों से देखा। उसने नोटिस किया कि कैसे उसकी खूबसूरत ड्रेस एक 3D इफेक्ट क्रिएट कर रही थी। उसकी ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू लगे हुए सिल्वर सीक्वेंस कई सारे शेप्स के थे और उन्हीं की वजह से वो इफेक्ट क्रिएट हो रहा था। सिमरन उस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। इसी के साथ उसने अपने हाथ में एक सिल्वर क्लच ले रखा था और सिल्वर स्टेलटोस पहने हुए थे। अचानक से सिमरन ने उसकी तरफ देखा और उसे देखकर स्माइल किया। जैसे ही उसने सिमरन की स्माइल देखी, उसके दिल में जो भी परेशानी थी मानो वो उसे देखते ही गायब हो गई थी और वो दिलीप से पूछने लगा, क्या तुमने उसे मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए देखा? भला वो तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल क्यों करेगी? मुझे यकीन है वो तुमसे और तुम्हारी बुआ से नफरत करती है। दिलीप ने ऐसा कहते हुए अपने सामने से जाते हुए वेटर को इशारा करते हुए उसे ड्रिंक लाने को कहा। इसके बाद उसने ध्रुव से पूछा, स्कॉच चलेगी? इसका ध्रुव ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हो सकता है बस वो भी चीजों को देख ही रहा था और हो सकता है ये इस वजह से हुआ हो क्योंकि वो अभी भी सिमरन की दूसरी पहचान को जानकर शौक में था। इसीलिए उसने अपने बिहेवियर के बारे में खुद ही ये सब कंक्लूड करते हुए सोचा और इसके बाद वो दिलीप के स्कॉच के दिए हुए ग्लास से घूंट भरने लगा। न जाने किस वजह से, लेकिन वो सिमरन को घूर कर देखने लगा और उसे वो बात याद आने लगी जब उसकी बुआ ने उससे सिमरन से शादी करने के लिए जिद की थी। कैसे उस समय वो उसके पीछे पड़ी हुई थी, हालांकि उसने उस समय जानबूझकर उस आइडिया के लिए उन्हें मना कर दिया था। आखिर वो किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर सकता था जिसकी ना तो अच्छी परवरिश हुई थी और ना ही अच्छा बैकग्राउंड था। हालांकि अब चीजें काफी बदल चुकी थी। अब जिस मुकाम पर सिमरन इस समय खड़ी थी वो एक ऐसा बैकग्राउंड था जो उसके स्टेटस को अच्छी तरह मैच कर सकता था। अब जब इस बारे में सोच रहा था कि लीना अभी भी उसके पास कई बार आती थी, जबकि उसके पास कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं होता था तब डिस्कस करने के लिए। जब भी वो मिलते थे वो बस रैंडम चीजों के बारे में ही बात करते थे, लेकिन वो हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आती थी। तो क्या ये पॉसिबल था कि वो उसे सिमरन से शादी करने का हिंट दे रही थी क्योंकि अब सिमरन का बैकग्राउंड उसकी टक्कर का हो गया था? इस समय उसके दिमाग में बस यही एक्शन आ रहा था। इस समय उसकी आंखों में एक अजीब सा इग्नोर ना किए जाने वाला इमोशन साफ दिखाई दे रहा था। इस तरह वो सिमरन को देख रहा था कि कैसे वो खुद को अपने आसपास के लोगों से एक्सक्यूज करके दूर कर रही थी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे उसने देखा कि वो उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया है, दिलीप ने ध्रुव से पूछा। इसके बाद वो पूछने लगा, क्या तुम उसे फॉलो करने वाले हो? ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए उसने एक मुस्कुराहट के साथ अपने दोस्त को देखा। सिमरन के लंबे और टोन पैरों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड हो गया था। ध्रुव, अपने ऊपर काबू रखो, अब वो पहले जैसी नहीं रही है। तुम बस उसे, दिलीप अपनी बात कह रहा था, उसे बीच में ही टोकते हुए ध्रुव ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और बस मेरी तरफ देखो। क्लब में काफी लोगों को सीड्यूस करने का रिकॉर्ड उसने पहले से ही कायम करके रखा है। इसके बाद वो लेडीज रूम की तरफ वाले डिम कॉर्नर की तरफ देखने लगा और कहने लगा, अगर वो मेरे साथ ये सब करते हुए पकड़ी गई तो उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि रेप क्या होता है? दिलीप ने अपनी आवाज को धीरे करते हुए अपने दोस्त को तुरंत उसके बाजू से पकड़ते हुए कहा। हालांकि जो गुस्से से भरा लुक ध्रुव इस समय उसे दे रहा था, उसे देखकर वो बिल्कुल कन्विंस हो गया था कि उसका दोस्त इस समय अपनी सारी हदें पार कर चुका है और वो कुछ भी अच्छा नहीं करने वाला है। इसके बाद वो कहने लगा, ध्रुव, उसका बैकग्राउंड उन सारी लड़कियों जैसा नहीं रहा है
जिनके साथ तुम पहले खेल चुके हो। मैं तुम्हें फिर से ध्रुव ने उसे बीच में चुप कराते हुए कहा, बुज़दिल, और हंसने लगा। इसके बाद वो कहने लगा, मुझे देखो और सीखो मेरे दोस्त, बस देखो और सीखो। ध्रुव ने अपनी आंखें छोटी करके उस रास्ते की तरफ देखा जहां पर लाइट थोड़ी सी डिम थी, और कुछ देर पहले ही उसने सिमरन को उस जगह पर देखा था। उसी समय उसे लगा था कि इस रास्ते से होते हुए वो गर्ल्स बाथरूम तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो गलत था। उस पाथवे से होते हुए इवेंट हॉल के एक सन्नाटेदार रूम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सिमरन के बारे में सोचने लगा, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसके पैरों की चमचमाती और सॉफ्ट स्किन उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हालांकि दिलीप ने उसे ऐसा करने के लिए पहले ही वार्निंग दे दी थी। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि उसे सिमरन की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वो बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ध्रुव ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एक ऐसे इंसान था जो हमेशा वही करता था जो उसके दिमाग में चल रहा होता था। अंदर ही अंदर वो इस बात को लेकर श्योर था कि सिमरन आसानी से उसका शिकार बन जाएगी और उसको फायदा पहुंचाएगी, और अगर वो दोनों लकी रहे तो हो सकता है कोई उन्हें साथ देकर उनके बारे में अफवाहें भी उड़ा दे, और तब उन अफवाहों को दूर करने के लिए वो सबके सामने जाकर कहेगा कि वो अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, और फिर सब कुछ कैसा उसने सोचा है वैसा ही होगा। ध्रुव अपने प्लान को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि सिमरन वही औरत है जिसे वो 7 साल पहले से जानता था। एक ढीली सी औरत जो कि किसी के साथ भी आसानी से सो सकती थी। उसकी नजरों में वो किसी चीज से कम नहीं थी। उसे वो एक ऐसी औरत समझता था जो कि आसानी से किसी के भी गुड लक और पैसे को देखकर प्रभावित हो जाती थी। शॉर्ट में वो बिल्कुल उसकी तरह थी, और उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस भी ज्यादा बदली नहीं होगी, है ना? अगर वो कैजुअली एक ऐसे आदमी के साथ सोने को तैयार हो गई थी जिससे वो तभी बार में मिली थी, तो फिर उसे यही चीज ध्रुव के साथ करने में भला क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? उसे तो वो काफी टाइम से जानती भी थी। आखिर एक औरत जो कि एक अनजान आदमी के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो सकती है, वो भला उसे कैसे मना कर सकती थी? ना कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था, बल्कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाला और इन्फ्लुएंशियल भी था। उसके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे। सिमरन के लिए इस ऑफर को ठुकराना मुमकिन ही नहीं था। भला वो इतना अच्छा ऑफर कैसे ठुकरा सकती थी? उसे पूरा यकीन था कि जो भी क्वालिटीज उसके अंदर है वही क्वालिटीज हैं जो कि एक औरत किसी भी आदमी में देखती है। यहाँ तक कि कई औरतें उसके लिए, उसकी होने के लिए झगड़ भी सकती थी। ये सब सोच सोच कर ध्रुव फिर से मुस्कुराने लगा था। इसके बाद उसने आगे देखा कि उस पाथवे से होकर वो एक डिम लाइट्स वाले टेरेस की तरफ जा रहा था। उसने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देखा, और तुरंत उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हालांकि उस औरत की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन उसकी खूबसूरत ड्रेस देखकर वो आसानी से पहचान गया था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि सिमरन ही है। उसके बाल एक मैसी बन में बंधे हुए थे, इस वजह से उसकी हल्की सी सफेद गर्दन दिखाई दे रही थी। ठीक है, मुझे कल दोबारा कॉल करना, आई मिस यू। ध्रुव ने एक हल्की सी आवाज को इको करते हुए सुना, और उसे सुनकर उसे अंदर ही अंदर से एक गुदगुदी होने लगी। वो वही आवाज थी जो उसे उसके पास्ट से याद थी। वो आवाज बहुत ही सॉफ्ट और मधुर थी। ध्रुव वहां पर खड़े होकर सिमरन को टेरेस पर लगी हुई रेलिंग से झुकते हुए देखने लगा। वो वहां पर खड़ी होकर नीचे आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो लोग इस समय 17th फ्लोर पर खड़े थे, तो जाहिर सी बात है वहां से शहर का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार लग रहा था। अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ ध्रुव ने तुरंत उसे पीछे से हक कर लिया। इसकी वजह से उस औरत के मुंह से सरप्राइज होते हुए एक चीख निकली, और वो उससे कहने लगा, सब ठीक है, ये मैं हूँ ध्रुव। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? सिमरन। इस समय उसकी आवाज पूरी तरह लस्ट से भरी हुई थी,
और उसने तुरंत अपने हाथ उस औरत की पूरी बॉडी पर लगाने शुरू कर दिए, मानो वो अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को फील करना चाहता था। जब ध्रुव को ऐसा लगा कि सिमरन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो उसने तुरंत उसके हाथों को कसकर पकड़ा और एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया। ये सब उसने इतनी जल्दी जल्दी में और बारीकी से किया था कि ऐसा लग रहा था मानो वो ये सब कई बार कर चुका था। ध्रुव को औरतें बहुत ज्यादा पसंद थी और उन्हें ट्रीट करने का उसका एक अपना ही तरीका था। भले ही उनकी मर्जी हो या ना हो, आज तक उसे ऐसा करने पर कुछ भी नहीं हुआ था और इसकी एकमात्र वजह ये थी कि उसका स्टेटस अकेले ही उसे इन सब चीजों से बाहर निकालने के लिए काफी था। किसी भी औरत ने आज तक उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें दर्द होगा। आखिरकार तुम रिलैक्स करके यहाँ से शहर का नजारा क्यों नहीं देखती हो? ध्रुव ने अपनी शैतानी आवाज में कहा। उसकी आवाज उस जगह पर गूंज रही थी और तभी उसने अपनी आईब्रोज को हिलाया। उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी और ऐसा उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि उसने तुरंत इसे कंक्लूड करते हुए ये सोचा कि हो सकता है ये उसके पहले पिए हुए स्कॉच के गिलास की वजह से हो। जैसे जैसे सिमरन उसकी बाहों में स्ट्रगल कर रही थी, उसके दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से उसके अंदर की लस्ट की भावना को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। ये भावना उसके अंदर तब से पनप रही थी जब उसने सिमरन को मुस्कुराते हुए डिजाइनर से बात करते हुए देखा था और बस एक पागल आदमी की तरह ध्रुव उस मोमेंट की गर्मी में कहीं खो सा गया था। चिंता मत करो सिमरन, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, अपने पैंट की जिप बंद करते हुए ध्रुव ने कहा। इसके बाद वो कहने लगा, अब तुम्हें रोना बंद भी कर देना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब तुम ये सब कर रही हो। ऐसा कहते हुए वो उस औरत के बगल में जाकर बैठ गया जो इस समय जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और इसी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब रोना बंद भी करो, ध्रुव ने इरिटेट होते हुए एक कड़ी आवाज में कहा। इसके बाद वो कहने लगा, मैं अपनी मंगेतर को छोड़कर तुमसे शादी कर सकता हूँ। मुझे यकीन है इस बार मेरी फैमिली हमें मना नहीं करेगी। ऐसा कहते हुए उसने उस औरत के सर पर थपथपाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर करके ध्रुव की तरफ देखा, उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। सच में मास्टर ध्रुव, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उस औरत ने ध्रुव से कहा। जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा देखा, ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ आ गया और वो औरत वहां बैठकर मुस्कुरा रही थी। तभी ध्रुव ने कहा, तुम तो सिमरन नहीं हो। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज में शौक साफ जाहिर हो रहा था। जो औरत उसके सामने थी, उसने सिमरन की तरह ही एग्जैक्ट सेम कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि उनकी बॉडी की शेप और हाइट भी लगभग सेम ही थी। आखिर कैसे? भला तुम हो कौन? ध्रुव तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उस जमीन पर बैठी हुई औरत की तरफ ऐसे देखने लगा कि मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उससे आखिर हो क्या गया था। उसे सरप्राइज करते हुए उस औरत ने एक झटके में रोना बंद किया और इसके बाद अपने बाल ठीक करने लगी। इस समय वो औरत बहुत शांत दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो अपनी जगह से उठी और सीधा ध्रुव की आंखों में देखने लगी। मिस्टर ध्रुव, क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उससे पूछा। इस समय उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि उसे ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ता दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। इसके बाद उसने एक कदम पीछे लेते हुए उस औरत को ध्यान से देखा और हड़बड़ाहट में उसके कदम लड़खड़ा गए। तुम वो बस इतना ही कह पाया। मैं क्या मिस्टर ध्रुव? क्या आपने मुझे मिस नहीं किया? उस औरत ने ध्रुव की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। दूर हटो, मुझसे दूर हटो, ध्रुव ने कई कदम पीछे लेते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगा, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए, मैंने खुद तुम्हें मरते हुए देखा था। उसके रिस्पॉन्स में वो औरत एक टक उसकी तरफ देखती रही और ऐसा करते वक्त उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो बड़ी और बड़ी होती रही। इसके बाद वो कहने लगी, क्या मुझे नहीं, मैं ये नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। ध्रुव ने अपने कानों पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करते हुए वो बस यही बड़बड़ाता रहा। वो लगातार बस एक ही बात बोलते जा रहा था,
कि इस समय उसके सामने जो औरत खड़ी थी उसे मर जाना चाहिए था। तो आखिर वो उसके सामने बिल्कुल ठीक ठाक कैसे खड़ी हो सकती थी? इसके बाद एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने ध्रुव को छुआ और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसके हाथ अपने आप उसके कोट पर चले गए और उसे अपनी बॉडी को कसकर हक करते हुए टाइटली पकड़ लिया और वो कहने लगा, चली जाओ यहाँ से, ये कोई सपना है, कोई बहुत ही बुरा सपना। अब उसने रिस्पॉन्स में कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सटकते हुए देखने लगा। एक और ठंडी हवा के झोंके ने उसकी स्टिफ हो चुकी बॉडी को छुआ और वो वहीं खड़े होकर कांपने लगा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। कुछ नहीं, उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा था। उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाकर उस पूरे टेरेस पर देखा और उस पूरी खाली जगह पर उसे कुछ भी ऐसा अनजाना सा नहीं दिखाई दे रहा था। ध्रुव। इस आवाज को सुनते ही ध्रुव डर के मारे अपनी जगह से कूद पड़ा। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पीछे से खड़े होकर बुला रहा हो। ध्रुव, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, जब से मैंने नोटिस किया कि सिमरन पार्टी में वापस आ गई है, लेकिन तुम कहीं गायब हो गए हो। तो एक सेकंड के लिए मैं डर ही गया था। मुझे लगा कि तुम्हें क्या हो गया है। आखिर तुम इतने अजीब से क्यों लग रहे हो? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? क्या तुमने किसी भूत को देखा? ऐसा पूछते हुए दिलीप जोर से हंसने लगा।